तो चलिए भाई सभी को गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक लेक्चर की। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर की, ठीक है, सदिश, ठीक है, सदिश विश्लेषण की बात करेंगे, जो कि आपको भी पता है सर इसका यूज हर जगह होगा। हम लोग क्लास 12 में पहुंचेंगे या तो क्लास 11 में पहुंचेंगे, जेई में, ठीक है, जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो बिना वेक्टर के हम लोग के कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस के एकदम बेसिक बातें करेंगे। हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा कहाँ से, आइए हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। सबसे पहले हम जानेंगे सदिश राशियां क्या है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है। मैं दोनों लैंग्वेज में लेके चलूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो अगर हम बात करें बेटा वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की, सबसे पहले बात करेंगे, फिर इसके बाद वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर इसके बाद बेटा बात करेंगे हम लोग की वेक्टर कितने टाइप के हम लोग को यहाँ डिस्कस करने हैं, फिर स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, तो ढेर सारी बातें होंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर बिना बात को देर किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक होगा वो होगा बेटा वेक्टर एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर एनालिसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा सदिश विश्लेषण। दोनों लैंग्वेज में लेके चलेंगे, जिससे आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई समस्या ना होने पाए, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण है क्या, ठीक है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वेक्टर एनालिसिस है क्या, तो यहाँ पे हम लोग की कहानी कहाँ से शुरू होगी, ठीक है। कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा, कुछ ने अभी स्टार्ट करना होगा, तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, एकदम बेसिक से बातें हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सर जो सबसे पहली बात आएगी बेटा, सबसे जो पहली बात आएगी वो एक तो स्केलर क्वांटिटी होगी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी होगी। आइए समझते हैं एक एक को, ठीक है। एक को बोलते हैं बेटा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक हमारा है स्केलर क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा अदिश राशियां। दूसरा हो जाएगा बेटा हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा हो जाएगा बेटा हमारा वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा सदिश राशियां कहेंगे। क्या कहेंगे, सदिश राशियां कहेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है सर व्हाट इज स्केलर और व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करें, आप देखें कि कुछ भौतिक राशियां होती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं, जिन्हें शो करने के लिए हम लोग केवल मैग्नीट्यूड से काम चला लेते हैं, और कुछ क्वांटिटी ऐसी भी हैं जिनको शो करने के लिए अपने को डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि स्केलर, तो बेटा ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशियां, है ना, ऐसी राशियां जिनमें, ऐसी क्वांटिटी जिन्हें शो करने के लिए केवल और केवल बेटा मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, केवल और केवल बेटा मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, मतलब परिमाण की जरूरत होती है। यहाँ पे दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती, डायरेक्शन का कोई यूज नहीं होगा, तो ऐसे क्वांटिटी को बेटा हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं, ढेर सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं। जैसे हमारा डिस्टेंस हो गया, दूरी, फिर इसके बाद हमारा स्पीड हो गया, है ना, स्पीड हो गया, फिर इसके बाद बेटा वर्क हो गया। तो ये सब हमारी कैसी क्वांटिटी है, और ईटीसी, मतलब ऐसे भी ढेर सारी क्वांटिटी हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों बात करेंगे वेक्टर की। तो वेक्टर कुछ राशियां ऐसी हैं जिनमें दिशा चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए बेटा, और इनमें डायरेक्शन के साथ साथ हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसी क्वांटिटी को बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो आइए देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। एग्जांपल जैसे अपना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश आप लोग भी सीखते रहिए क्योंकि बेटा बहुत जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं विस्थापन। फिर इसके बाद हो जाएगा बेटा अपना वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी को बोलेंगे बेटा वेग। फिर इसके बाद बच्चा एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया बेटा, एक्सेलरेशन को बोलते हैं त्वरण। क्या कहते हैं बेटा, एक्सेलरेशन को त्वरण। फिर इसके बाद सबको पता है फोर्स हो गया, फिर टॉर्क हो गया, ठीक है। टॉर्क का हिंदी होता है बल आघूर्ण। क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण। तो इसी तरह एक्सेट्रा इत्यादि, ठीक है। इसी तरह ढेर सारी
क्वांटिटी हैं जिनको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको स्केलर और वेक्टर क्लियर हो गया होगा। तो मेरे साथ एक बार आप लोग रिवाइज करेंगे। स्केलर क्वांटिटी जिन्हें शो करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी, वेक्टर क्वांटिटी जिन्हें शो करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए एग्जांपल आपके सामने है, आप इसको नोट करेंगे, फेयर कॉपी ले लो, उसी पे सारी चीजें नोट करते हुए चलिए। ठीक है, अब बात आती है सर वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे वेक्टर है। तो बेटा वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक एरो का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? एरो। एरो का मतलब होता है बेटा तीर, है ना। इसलिए जो आगे वाला पार्ट है ये बेटा शो करेगा दिशा, दिशा का मतलब डायरेक्शन शो करेगा, और ये जो बेटा तीर की लंबाई है ये शो करता है प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड शो करेगा, परिमाण शो करेगा। क्या शो करेगा? मैग्नीट्यूड शो करेगा, परिमाण शो करेगा। ठीक है, चलिए तो अगर हम आपको बताएं, आइए एकदम बेसिक बात करेंगे। तो अगर ए के ऊपर लगा है तीर तो इसको पढ़ेंगे बेटा वेक्टर ए, बी के ऊपर लगा है तो वेक्टर बी, सी के ऊपर लगा है वेक्टर सी, डी के ऊपर लगा है तो वेक्टर डी। ये आपको बोलने का तरीका है। ठीक है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, इस तरह करके हम लोग इसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सर टाइप ऑफ वेक्टर। ठीक है, वैसे तो वेक्टर बहुत टाइप्स के होंगे, लेकिन हमें जितना जरूरत है उतना हम लोग सीखेंगे। अगर हम प्यारे बच्चों टाइप ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो सिंपल सा जो सबसे पहला वेक्टर आता है अपना वो होता है बेटा यूनिट वेक्टर, है ना। पहला जो आएगा वो उसको बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। इसका नाम है बेटा एकांक सदिश। क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर, इसको बोलते हैं बेटा एकांक सदिश। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सर यूनिट वेक्टर है क्या, इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर का यूज हम लोग डायरेक्शन को बताने में करेंगे। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण एक होता है उसको कहते हैं प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो अगर हम बात करें सर यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट करेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट का स्मॉल लेटर होगा और उसके ऊपर कैप लगा होगा। देख रहे हैं आप, एक कैप लगा है तो इसको पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ ए, है ना। अगर हमने बी के ऊपर लगाया तो यूनिट वेक्टर बी का, सी के ऊपर लगाया तो यूनिट वेक्टर सी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो बेटा यूनिट वेक्टर बराबर होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। क्या हो जाएगा? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड को हिंदी में बोलते हैं बेटा मापांक। क्या कहेंगे? मॉड को हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों मापांक कहते हैं। ठीक है, मॉड। ठीक है, आइए बात करते हैं कुछ एग्जांपल की। जैसे आपको सपोज कोई क्वेश्चन दिया है इस तरह। ठीक है, एग्जांपल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई वेक्टर है दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, ये आपको वेक्टर दिया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और आपसे प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि सब निकालिए एकांक सदिश। क्या निकालिए? एकांक सदिश की गणना करके दिखाइए हमको। ठीक है, तो सिंपल सा सर फार्मूला पता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। ठीक है, तो दिक्कत तो यहाँ नहीं आएगी क्योंकि आपको पता है सर वेक्टर ए बोला है तो वेक्टर ए में हम एज इट इज ए उठा के रख देंगे। लेकिन मॉड कैसे निकालें? तो प्यारे बच्चों मापांक निकालने का तरीका क्या है, मेरे साथ सीखिए। अंडर रूट लगाएंगे, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सबको जोड़ देंगे। तो देख रहे हैं आप, आई के पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, जे के पास भी 1 है 1 का स्क्वायर, के पास भी है 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा अंडर रूट 3 आएगा। क्या आएगा? अंडर रूट 3। तो अगर हम बात करें, अब हम यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं, बोलिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? वेक्टर ए की जगह आई प्लस जे प्लस के कैप अपॉन में क्या लिख सकते हैं बेटा? अंडर रूट 3। या तो हम इसी को इस तरह लिखेंगे आई अपॉन, है ना, या तो इसको इस तरह लिखो। देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 3 आई कैप, 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे कैप और 1 अपॉन अंडर रूट 3 के कैप। बात समझ में आई कि नहीं है? तो ये हम लोग प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर का कैलकुलेशन इस तरह करेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए। देखिए आंसर आता है कि नहीं आता, आपका सीखा भी नहीं सीखा। दिया है एग्जांपल कि सर वेक्टर एक वस्तु दिया है i माइनस 2j माइनस के कैप। तो आपसे मेरा क्वेश्चन है कि यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करके दिखाइए। चलिए कोशिश करेंगे थोड़ी देर।
बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, जो तरीका सीखा है वो देखिए, ठीक है, उसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात बोल रहा है, सबसे पहले सर मॉड निकालते हैं। चलिए, अंडर रूट आई का 1 का स्क्वायर, जे के पास -2 है, के पास -1 है, तो बताइए 1 + 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1, बताइए अंडर रूट कितना आया 6। क्या आया, इनका जो मॉड आया वो कितना आया बेटा, अंडर रूट 6 आया। तो आप यहां से बता सकते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ए, और वेक्टर ए की वैल्यू आई कैप -2j कैप -k कैप अपॉन अंडर रूट 6, या तो 1 अपॉन अंडर रूट 6 आई कैप -2 अपॉन अंडर रूट 6j कैप -1 अपॉन अंडर रूट 6k कैप। ये हम लोग बेटा किसकी गणना कर रहे हैं, यूनिट वेक्टर की गणना कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। नोट करेंगे सर दोनों एग्जाम्पल, नोट करेंगे दोनों एग्जाम्पल, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर आगे बात करेंगे। हमें साइड में वो नोट कर लीजिए आराम से, एक कॉपी बनाइए, उसी में सारी चीजें नोट करते चलिए, बहुत यूज आने वाला वेक्टर से। चलिए ये बात हो गई क्लियर। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, दिया है वेक्टर ए बराबर, क्या दिया है, वेक्टर ए बराबर आपको दिया है आई कैप माइनस, है ना, आई कैप -3j कैप -k कैप, ये दिया हुआ। तो आपसे बोल रहा है कि द्विक कोज्या ज्ञात कीजिए, है ना, द्विक कोज्या ज्ञात कीजिए, द्विक कोज्या ज्ञात कीजिए, इसको बोलते हैं इंग्लिश में फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, हम दोनों भाषा में लेके चलेंगे, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, द्विक कोज्या निकालना है। तो बात है सर ये तो अभी हम पढ़े नहीं, ठीक है, तो ये तरीका सिखाता हूं, सीखो भाई। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे सर डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो सबसे पहले आप तो यूनिट वेक्टर निकालो। क्या निकालना है, सबसे पहले आप यूनिट वेक्टर फाइंड करो। जब आप यूनिट वेक्टर फाइंड कर लोगे फिर उसके बाद का काम देखो, ठीक है। तो सबसे पहले मॉड निकालना होता है यूनिट वेक्टर के लिए, तो बोलिए मॉड है, आई के पास 1 है, जे के पास -3 है, के के पास बेटा कितना है -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए कितना हुआ, ये 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9 टू बेटा कितने हो गया अंडर रूट 11, क्या हो जाएगा अंडर रूट 11, तो ये हो गया बेटा मॉड है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर, वेक्टर इक्वल्स टू, सॉरी यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो बताइए यूनिट वेक्टर कितना दिया था, आई कैप -3j कैप -k कैप, और मॉड कितना आया बच्चा अंडर रूट 11, कितना आया अंडर रूट 11। तो आप सबसे पहले ये करिए 1 अपॉन अंडर रूट 11 आई कैप, 3 अपॉन अंडर रूट 11 j कैप, और -1 अपॉन अंडर रूट 11 k कैप। यहां तक आपने काम कर लिया, बोलो हाँ या ना, बोलो बात क्लियर है। अब आपको डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, क्या लिखना है, डायरेक्शन कोसाइन लिखना है, द्विक कोज्या लिखना है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन अगर आपको लिखना है तो आप कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाइए, और आई के पास देखिए सर कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 11, जे के पास कितना है -3 अपॉन अंडर रूट 11, के पास कितना है -1 अपॉन अंडर रूट 11। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा द्विक कोज्या हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको बुक में, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, डायरेक्शन कोसाइन की बात आप एक तरीका सीखो, कैसे डिराइव हुआ होगा डायरेक्शन वो नहीं मतलब, क्योंकि वो अपने सिलेबस से बाहर की बात है। बस हमें ये देखना है कि निकालना कैसे। अगर बुक में कोई क्वेश्चन मिल गया तो ऐसा तो है नहीं हम लोग छोड़ देंगे उसको, सॉल्व करेंगे ना। तो ये बात हो गई सर किसकी, डायरेक्शन कोसाइन निकालने की, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क नोट करेंगे, फिर इसके बाद आप क्लास में कमेंट करके मेरे को बताएंगे क्लास खत्म होने के बाद कि आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। वेक्टर एक वस्तु दिया है i + j + k है, ठीक है। तो मेरा वही क्वेश्चन है आपसे, बताइए डायरेक्शन कोसाइन द्विक कोज्या निकालिए, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा द्विक कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको होमवर्क नोट करेंगे, क्लास के बाद कमेंट करके बताएंगे निकाल के आंसर, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो बेटा वेक्टर है उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल
यूनिट वेक्टर। क्या बोलेंगे? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसका हिंदी नाम है बेटा लंबकोणी एकांक सदिश। क्या कहते हैं? लंबकोणी एकांक सदिश। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर लंबकोणी एकांक सदिश इसको कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की बात करें तो अगर आपके आसपास दीवार कहीं पे हो तो आप उसको देखें कॉर्नर पे। जैसे आप बैठे हो कमरे में तो कमरे का कॉर्नर देखिए, तो 3 एक्सिस आपको दिख रहे हैं और तीनों आपको आपस में परपेंडिकुलर दिखेंगे। उनके बीच का एंगल हमेशा कितना दिखेगा? 90 डिग्री दिखेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे x है, ये y है और ये z है। z बेटा एक्चुअल में कहाँ होगा? बाहर की तरफ। z कहाँ होगा? एक्चुअल में बाहर की तरफ होगा, लेकिन यहाँ पे z बनाना पॉसिबल नहीं है तो हमने इधर दिखा दिया। तो ये बेटा हो जाएगा x y और z हो जाएगा। और इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या कहते हैं? ओरिजिन मतलब मूल बिंदु कहते हैं। तो भैया x के अलोंग, है ना, x के अलोंग जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है उसको पढ़ते हैं आई कैप। कितना पढ़ेंगे? आई कैप। y पे जो होगा वो कितना होगा बेटा? j कैप। और z पे जो होगा बेटा वो कितना होगा प्यारे बच्चों? k कैप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k कैप हो जाएगा। कैसे? पहचानो। अगर हमने लिख दिया वेक्टर a बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k कैप, ऐसे हमने कोई वेक्टर लिखा, हमने आपसे पूछा बताओ x, y और z के अलोंग कितना मेजरमेंट की गई है, मतलब कितना मापा गया है। आप कहोगे सर i तो आप बताए x में होगा और x के बगल में 2 लिखा है तो कितने यूनिट मापा गया? 2 यूनिट। y पे 3, 1 2 3 और z पे कितना? 1 2 3 4, मतलब x के लॉन्ग 2 यूनिट हो जाएगा और यहाँ पे y के लॉन्ग बेटा 3 यूनिट और z के लॉन्ग प्यारे बच्चे 4 यूनिट हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो आइए आगे बात करते हैं। अगला वेक्टर है प्यारे बच्चों इक्वल वेक्टर। क्या है? अगला वेक्टर है बेटा इक्वल वेक्टर, समान सदिश। ठीक है, तीसरे वेक्टर की बात करें तो तीसरा वेक्टर है बेटा इक्वल वेक्टर। एग्जाम में यहां से आपके 11th में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्वल वेक्टर। तो बेटा इक्वल वेक्टर को कहते हैं समान सदिश। क्या कहेंगे? इक्वल वेक्टर समान सदिश। ठीक है, अगर इक्वल वेक्टर की बात करें तो नाम से क्लियर है, दो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है। जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो तो ऐसे दो वेक्टर को क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर कहेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे कि सर एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो क्या दोनों की डायरेक्शन सेम है? अगर ये वेक्टर ए है तो ये बेटा क्या हो जाएगा? वेक्टर बी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए इक्वल टू क्या है? वेक्टर बी है। तो ऐसे वेक्टर को कहते हैं इक्वल वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट इज अनइक्वल वेक्टर, असमान सदिश। ठीक है, अनइक्वल वेक्टर असमान सदिश। अनइक्वल वेक्टर को क्या कहेंगे बेटा? असमान सदिश कहते हैं अनइक्वल वेक्टर। ठीक है, तो असमान सदिश जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, है ना, मतलब ए इधर है, बी आप देख रहे हैं सर डायरेक्शन अपोजिट है, एरो इधर है ना तो डायरेक्शन अपोजिट है। बोल सकते हैं ए इक्वल टू माइनस का वेक्टर बी। क्या हो जाएगा? वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस का वेक्टर बी। तो इसको कहेंगे बेटा असमान सदिश, मींस अनइक्वल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला है बेटा पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, आइए बात करते हैं बेटा पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर की। ठीक है, चलिए अगला है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर इसको बोलते हैं समांतर सदिश, समांतर सदिश। और एक है बेटा एंटी पैरेलल वेक्टर, असमांतर सदिश, है ना, एंटी पैरेलल वेक्टर इसको कहते हैं प्रति समांतर सदिश। ठीक है, प्रति समांतर सदिश कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश नाम भी जानते चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अगर हम बात करें सर पैरेलल और एंटी पैरेलल है तो ध्यान से समझेंगे बेटा। मान लेते दो कोई वेक्टर हमने बना लिया, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ध्यान से समझना, एक ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है।
तो आप कहोगे सर ये तो कुछ इक्वल और अनइक्वल जैसा दिख रहा है, बिल्कुल, लेकिन आप यहाँ पे ये बात समझो, ध्यान से समझना कि हमने क्या बोला कि ऐसे दो वेक्टर जिनकी डायरेक्शन तो सेम है, ठीक है, डायरेक्शन सेम है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे बेटा पैरेलल वेक्टर, कहेंगे ए पैरेलल है बेटा किसके, बी के, ठीक है। आप देख रहे हैं ऐसे दो वेक्टर जिनके है ना डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर हो या ना हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एंटी पैरेलल वेक्टर कहते हैं। बात क्लियर हो गई कि पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा जीरो वेक्टर या तो नल वेक्टर। आइए अगला है बेटा शून्य सदिश, इसको कहते हैं बेटा जीरो वेक्टर। क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर, है ना। जीरो वेक्टर क्या है, सपोज वेक्टर ए और वेक्टर बी है, बताओ दोनों कैसे वेक्टर हैं, अनइक्वल वेक्टर हैं। कैसे हैं बेटा, दोनों अनइक्वल वेक्टर हैं, असमान सदिश हैं दोनों, बोलो हाँ या ना, दोनों असमान सदिश हैं कि नहीं है। लेकिन आपको ये पता है जीरो लाना। अच्छा बताओ अगर ये 5 यूनिट का होता, ये भी 5 यूनिट का होता, तो दोनों को सम कर देते क्या आता, जीरो आता, 10 नहीं आता, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ, है ना, सम ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर, क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। मतलब दो असमान सदिशों का योग, दो असमान सदिशों का योग, दो असमान सदिशों का योग शून्य सदिश कहलाता है। क्या कहलाएगा, दो असमान सदिशों का योग शून्य सदिश कहलाता है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है बेटा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पोजीशन वेक्टर, है ना, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलिए समझते हैं। अपने पास कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, एक्स वाई और z, ठीक है। मान लो आपके घर में कोई गेस्ट आया नया नया, ठीक है, और वो स्टेशन उतरा, ठीक, तो आपके पास फोन किया, आप उसी से पूछते हो कहाँ पे खड़े हो। भाई अगर उसको आपके इलाके का सही नॉलेज होता तो आपके घर नहीं चला आता, लेकिन वो फिर भी बताता है आसपास की लोकेशन देख के, यहाँ हम फलाने की दुकान पे खड़े हैं, यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि आपको वहां का आइडिया है। उसी तरह किसी भी पार्टिकल का, किसी भी कण का, मान लो यहाँ कोई पार्टिकल है, किसी भी वस्तु का, किसी भी पार्टिकल का, किसी भी बॉडी का पोजीशन बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में खींचा गया वेक्टर क्या कहलाता है बेटा, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे अगर ये आई कैप है, आइए समझते हैं, अगर ये बच्चा आई कैप है, ये जे कैप है, ये के कैप है, तो पोजीशन वेक्टर को आर से लिखेंगे, तो आर वेक्टर आर बराबर हो जाएगा आई प्लस जे प्लस के कैप हो जाएगा। वेक्टर आर बराबर हो जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों पोजीशन वेक्टर कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसी को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब एक लास्ट वेक्टर आपके जो सिलेबस में है वो है प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, विस्थापन सदिश है, विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश। बोलो, आपको बोला कि कोई भी दो पार्टिकल है, ए वो है 2, 3, 4, बी है बेटा 2, 3, है ना, बी है 2, 1, 4 है। हमने बोला बताइए क्या ये ऐसा ही लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, क्योंकि पोजीशन के कोऑर्डिनेट है, और क्या ये ऐसा लिखा है, बताइए 2 प्लस 2i कैप प्लस 1j कैप प्लस 4k कैप। हमने बोला सर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो दो पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। मतलब यहां साफ है डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड, डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब दो
स्थिति सदिशों का अंतर, है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में डेफिनेशन, दो स्थिति सदिश के अंतर को, दो स्थिति सदिश के अंतर को क्या कहते हैं बेटा, विस्थापन सदिश कहते हैं। क्या कहेंगे, विस्थापन सदिश कहते हैं। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। बेटा ये आज की क्लास में हम लोगों ने टाइप ऑफ वेक्टर को जान लिया, ठीक है। अब अगली क्लास में अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो थोड़े थोड़े लेक्चर्स में सीखेंगे, छोटे छोटे वीडियोस में, ठीक है, लंबा नहीं। जब बेसिक सीख लेंगे उसके बाद हम लोग चैप्टर्स में तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर सीखेंगे, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर सीखेंगे। अगली क्लास लंबी होगी, ठीक है। तो अगली क्लास में एडिशन ऑफ वेक्टर, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बातें एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय, टाटा, सी यू।